हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, कल हमने हम इतिहास पढ़े थे उत्तराखंड का, कत्यूरी राजवंश। मतलब हम जाति वगैरह पढ़े थे कि उत्तराखंड में आदि निवासी कौन कौन रह चुके थे या कौन कौन सी जातियाँ जो हैं आदिकाल में यहाँ पे उत्तराखंड में निवास कर चुकी थी। तो आज हम जातियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी जातियाँ उत्तराखंड में निवास करती थी। ठीक है, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने जो जातियाँ हम देख रहे थे, आदि निवासी कौन थे करके। ठीक है, तो उसमें कुछ जातियाँ थी जो उत्तराखंड में देखी जा सकती हैं। तो पहली है खस जाति। तो खस जाति के जो लोग थे ना, ये इनके जो मुखाकृति होती थी लंबी होती थी, सीधे ये लोग होते थे और ऊंची इनकी जो नाक होती थी वो ऊंची होती थी। दाढ़ी मूछ की इनमें प्रचुरता होती थी। अपेक्षाकृत लंबा आकार और हष्ट पुष्ट इनका शरीर होता था। ठीक है, मतलब तगड़े से ये दिखते थे, लंबे चौड़े से। अपने विगत इतिहास एवं साहित्य स्रोतों के नितांत अभाव के कारण इस जाति को शौर्यवान होने पर, मतलब कि जो ये खस जाति थी ना, खस जाति जो थी ये शौर्य, मतलब इनके कोई साहित्य नहीं मिलते हैं खस जाति में। मतलब इन लोगों ने अपने कोई भी साहित्य या फिर अपने कोई भी उस टाइम के जो प्रेजेंट इन्होंने जो भी कार्य किए वो सब इन्होंने सहेज कर लिख कर अपना इतिहास नहीं रखा। इसीलिए इनके शौर्यवान होने पर भी, ये शौर्यवान थे लेकिन फिर भी इनके बारे में जानकारी के अभाव में इनको, मतलब इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। जिस तरह से आर्य लोग थे ना, आर्य लोगों ने अपनी शौर्यवान की बहुत गाथाएं लिखी, बहुत सारे, मतलब उन्होंने लिखित में अपना पूरा इतिहास लिखा था आर्य लोगों ने। तो उनका बहुत शौर्य होता है। तो लेकिन वहीं पर खस जाति लोगों के साहित्य अभाव के कारण उनके शौर्यवान की कहानियाँ होते हुए भी हम लोगों को उनके बारे में नहीं पता है। अब जो आर्य लोग थे, आर्य लोग बहुत ज़्यादा गौरवमय उनका साहित्य था। चकाचौंध से प्राप्त साहित्य आर्यों ने अपना लिखा था। जो भी वो अच्छे काम करते थे वो सब आर्य लोग लिख देते थे। ठीक है, तो उनका इतिहास हमें देखने के लिए मिलता है। अब जब आर्यों का इतिहास खस जातियों ने देखा तो वो उनके इतिहास से बहुत गौरवान्वित हुए, आर्यों के इतिहास से। और खस जाति उनके इतिहास से गौरवान्वित होकर अपने आप को भी आर्य जाति का वंशज बताने लग गई। ठीक है, तो अभी जैसे वर्तमान में जो खस जाति के लोग हैं ये हमें हिमालय के क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि पहले के टाइम पे, प्राचीन काल में जो खस जाति के लोग थे ये हिमालय क्षेत्र के अलावा हमें गंगा के मैदानी भागों और दक्षिण के तटवर्ती एरिया में भी हमें देखने के लिए, पठारी एरिया में देखने के लिए मिलते थे खस जाति के लोग। ठीक है, अब फिर है यहाँ पे कि जो गढ़वाल कुमाऊँ से प्राचीन लेखों के आधार पर जो कनिंघम का अनुमान है। ठीक है, कनिंघम का अनुमान ये है, जब कनिंघम ने प्राचीन लेख वगैरह देखे तो उसके अनुसार मौर्य वंश का जो अंतिम नरेश था राजपाल विक्रम। ठीक है, तो मौर्य वंश के अंतिम नरेश राजपाल विक्रम को किसने मारा था? उत्तराखंड के राजा शकादित्य द्वारा मारा गया था। तो जब इस बात से, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये कनिंघम के लेख में हमें मिलता है कि मौर्य वंश का अंतिम नरेश राजपाल विक्रम उत्तराखंड के राजा द्वारा मारा गया था। तो इस वाली घटना से हमें पता चलता है कि दूसरी शताब्दी के आसपास वहाँ पे शक जाति उत्तराखंड में आके बस गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है शक जाति। शक जाति जो थी ये पशुचारक थी और अश्व पालक भी थी, घोड़े पालती थी और ये पशुओं को पालने वाली जाति थी शक जाति। ये लोग मिश्रवासियों की तरह ही, ठीक है, मिश्रवासी मतलब जो मिश्र में रहने, इजिप्ट वाले थे ना, उन लोग की तरह ही ये लोग समाधियों में प्रिय वस्तुएं, जैसे अगर किसी की प्रिय वस्तु है कुछ, तो जब वो इंसान मर जाएगा तो उसकी समाधि में उसकी प्रिय वस्तु ये लोग दफना देते थे उसी इंसान के साथ। लद्दाख, लाहुल, चंबल, चंबा और कन्नौर में लिप्प-स्पू से आगे तिब्बती सीमांत पर स्थित भारत के अंतिम गांव नमग्या और मलारी तक भी ऐसी कई समाधियां पाई गई हैं। ठीक है, जो अंतिम गांव है ना चमोली में, मलारी वगैरह, वहाँ पे भी ऐसी कई समाधियां पाई गई हैं जिनमें उनकी प्रिय वस्तुएं हमें रखी हुई दिखाई देती हैं। खस और शक जो जातियाँ हैं ये दोनों ही रंग रूप आकार में समानता इन दोनों में पाई जाती थी। शकों के आगमन से पहले ही कश्मीर से पश्चिम नेपाल तक समग्र हिमालय ये खस देश बन चुका था। शकों से पहले यानी कि कौन आए थे? शकों से पहले खस आए थे। ठीक है, पहले खस लोग आए थे, खस जाति आई थी, उसके बाद शक जाति आई थी।
तो खस जो जाति थी ये पूरे पश्चिम भारत से, हिमालय से ये नेपाल तक फैल चुकी थी। और जब खसों के बाद जब यहाँ पे शक जाति आई तो शक लोग जो है ये खस वालों से, खस जाति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, ये शक जाति के लोग जो थे ये खस जाति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इनके रहन सहन से प्रभावित हुए और इनके रीति रिवाजों से प्रभावित हुए। तो कुछ समय बाद जो शक जाति के लोग थे उन्होंने खस जाति को जो है अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर हावी कर लिया और ये लोग जो है उनके रीति रिवाज, जो शक जाति थी ये खस जातियों के रीति रिवाज को अपनाकर उन्हीं की तरह बन गई। फिर है कि विख्यात इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन जी का नाम सुना होगा। ये भी एक बहुत इतिहासकार हैं बड़े, उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने भी लिखा है। कई बुक्स इन्होंने ऐतिहासिक बुकें इन्होंने लिखी है राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, तो राहुल के अनुसार जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं इनके अनुसार क्या कहते हैं ये कि जो शक थे वो मूल खसों के ही वंशज थे। अब देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें, कहीं पे शकों के बारे में कुछ कहा जाएगा, कहीं पे कुछ कहा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन सब के अपने अपने अलग अलग मत थे, उन्होंने सब ने अपने अपनी रिसर्च की थी जिसके आधार पर उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए। तो इसी तरह से जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा कि शक जो है वो मूलतः खसों के ही वंशज थे। ठीक है, खसों के वंशज थे। खस शब्द ही उलटकर शक हो जाता है। इसी के साथ वे कहते हैं कि हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक वंश जो था वो कत्यूरी भी शकों से संबंधित था। वो कौन? राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि जो हिमालय का पहला ऐतिहासिक वंश था वो भी कत्यूरियों, वो भी जो है शकों से संबंधित था। ऐसा कौन कहता है? राहुल सांकृत्यायन जी। कत्यूरी नरेश के समकालीन यशोवर्मन चंदेल के खजुराहो शिलालेख के अनुसार उसने खस नरेश की शक्ति को तोला था। ठीक है, तो फिर है कि खस नरेश निश्चय ही पांचाल के उत्तर में स्थित उत्तराखंड का कत्यूरी नरेश रहा होगा, ऐसा भी कहा जाता है। कत्यूरी नरेशों के समकालीन धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल के अभिलेखों में खस नरेश या खस देश को उनके अधीन बताया गया है। ठीक है, जो कत्यूरी नरेश के जो समकालीन लोग थे, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, इनके अभिलेखों में खस नरेश या खस देश को उनके अधीन बताया गया है। किसके अधीन? कत्यूरियों के अधीन। कत्यूरी राजा के अशोकचल के बोधगया शिलालेख में उसे खस देश का नरेश बताया गया है। ठीक है, जो कत्यूरी राज्य के जो अशोकचल थे उन्होंने बोधगया शिलालेख लिखवाया था ना। कत्यूरी राज्य का जो अशोकचल था, यानी कि अशोकचल कहाँ का था? वैसे नेपाल से आया हुआ था अशोकचल। तो उसने जो है बोधगया शिलालेख में खस देश का नरेश बताया खुद को। ठीक है, अशोकचल ने अपने बोधगया शिलालेख में क्या लिखा है कि वह कहाँ का नरेश था? खस देश का नरेश था। इसलिए यह माना जा सकता है कि जो कत्यूरी वंश का संबंध है वो खस जाति से था। कत्यूरी वंश की सामाजिक स्थिति भी उसका संबंध, जो कत्यूरी वंश की जो सामाजिक स्थिति थी उसका संबंध भी खस जाति से जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में उत्तराखंड की जो ब्राह्मण व राजपूत जातियों में, ठीक है, जो प्राचीन काल में कैसा होता था ना, जातियों में भी ऊंच नीच की भावना रहती थी कि तुम ऊंची जाति के है, तुम नीची जाति के, इस टाइप से। तो उस टाइम पे जो ब्राह्मण और राजपूत जाति के लोग थे ये खस जाति को जो है हेय की दृष्टि से देखते थे। कुमाऊं के चंद्रवंशी नरेश समकालीन कत्यूरी परिवार की कन्याओं से विवाह, जो उस टाइम पे चंद्रवंशी थे कुमाऊं के, वो लोग क्या करते थे कि कत्यूरी परिवारों की कन्याओं से विवाह कर लेते थे, लेकिन उन्हें अपनी कन्या नहीं देते थे हीन समझ के। ठीक है, उनकी कन्या ले आते थे शादी करा के, लेकिन अपनी कन्या उनके घर में नहीं देते थे। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम कहते हैं कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर या विराटपट्टन थी। ठीक है, कत्यूरियों की राजधानी लखनपुर या विराटपट्टन थी, ये कौन कहता है? कनिंघम कहते हैं। जो कहाँ थी? रामनगर के किनारे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी ब्रह्मपुत्र और लखनपुर का आंखों देखा वर्णन लिखा है कि इन स्थानों पर ब्राह्मण तथा बौद्ध दोनों ही मतावलंबी थे। अब उस टाइम पे हमारा कौन आया था? 6वीं-7वीं शताब्दी में यहाँ पे आया था ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पे आया और उसने क्या वर्णन किया है अपनी पुस्तक में कि जो ब्रह्मपुत्र और लखनपुर है वो यहाँ पे हुआ करते थे और यहाँ पे दो लोगों को मानने वाले, दो संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, ब्राह्मण और बौद्ध दोनों ही मतावलंबी यहाँ पे मौजूद थे। तो कुछ लोग विद्यावसानी थे जो, और कुछ लोग क्या करते थे? खेती करते थे। तो संभव है कि यह कत्यूरियों की राजधानी रही होगी। ठीक है, तो इससे इस बात से जो ऊपर ऐसा कहा गया है
तो इससे संभव है कि कत्यूरियों की राजधानी रही होगी। लखनपुर में ह्वेनसांग जो है वो 7वीं शताब्दी में आए थे। लखनपुर में जो ह्वेनसांग है वो लखनपुर में ह्वेनसांग कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। तो इसी बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह नगर 6ठी सदी से पूर्व ही बस चुका था। ठीक है। फिर है कि कत्यूरियों की जो शीतकालीन राजधानी थी वो कौन थी? ढिकुली। ठीक है, ढिकुली के निकट थी। कत्यूरियों की जो शीतकालीन राजधानी थी वो ढिकुली कहाँ पड़ता है आपका? रामनगर में पड़ता है। तो कत्यूरी की जो शीतकालीन राजधानी थी वो ढिकुली में थी। तो यहाँ पे गाने वाले भड़ जो हैं, जो गाने वाले उनको क्या कहते थे? भड़ कहते थे। तो उन लोगों ने क्या कहा? आसन वाका वासन वाका, सिंहासन वाका वाका, ब्रह्मा वाका लखनपुर। तो एटकिंसन महोदय का अनुमान क्या है इस श्लोक के लिए कि जो आसन तथा वासन जो है कत्यूरी राजाओं के नाम होंगे, ऐसा कहा उन्होंने। और जो ये ऊपर दे रखा है ना श्लोक जैसा, तो इसलिए इस श्लोक में से एटकिंसन जी ने क्या कहा कि आसन और वासन जो है ये राजाओं के नाम होंगे, लेकिन आसन का अर्थ बैठने की वस्तु तथा वासन वस्त्रों को भी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र तथा लखनपुर जो हैं वो तो राजधानी के नाम होंगे, क्योंकि कनिंघम ने ब्रह्मपुत्र तथा लखनपुर को जो है मानचित्र दिया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जो लखनपुर और ब्रह्मपुत्र था ये कहाँ था आपका? कुमाऊं में हुआ करता था। अब यहाँ पे हम देखें तो कत्यूरी राजवंश के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? कत्यूरी राजवंश के बारे में। तो जो हमारा कत्यूरी राजवंश था इसका उदय कैसे हुआ, ये कहाँ से आए, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका इतिहास ये है कत्यूरी राजवंश का कि जो एक डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने कहा कि जो तालेश्वर और पांडुकेश्वर के दानपत्रों से कार्तिकेयपुर राज्य की अनेक प्रशासनिक इकाइयों और उसमें स्थानों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर राज्य की जो अनेक प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनमें जो है स्थित स्थानों का उल्लेख हमें तालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में देखने के लिए मिलता है। तालेश्वर दानपत्र में कार्तिकेयपुर के अंतर्गत वर्णित, ठीक है, जो हमारा तालेश्वर दानपत्र है उसमें हमें कार्तिकेयपुर के अंतर्गत वर्णित, कार्तिकेयपुर में जितने भी वर्णित स्थान हैं वो सब जो है तालेश्वर दानपत्र में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अतः यह माना जाता है कि कार्तिकेयपुर कत्यूर घाटी में विद्यमान था। ठीक है, इसीलिए इसी बात से ऐसा माना जाता है कि जो कार्तिकेयपुर था वो कहाँ था? कत्यूर घाटी में था, क्योंकि तालेश्वर दानपत्र में हमें पूरा क्या मिलता है? कार्तिकेयपुर के अंतर्गत जितने भी वर्णित स्थान हैं वो हमें तालेश्वर दानपत्र में मिलते हैं। तो इस तालेश्वर दानपत्र के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो कार्तिकेयपुर था वो कत्यूर घाटी में था। लेकिन जब पांडुकेश्वर दानपत्रों में वर्णित कार्तिकेयपुर और उसके अंतर्गत सांकेतिक स्थानों के नाम पहचानने का प्रयास किया गया, जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र था उसमें जब हमने नाम पहचानने का प्रयास किया तो ये जो जगह हमें दिखाई दे रही थी ये कहाँ वाली थी? ये जोशीमठ के आसपास की जगह हमें दिख रही थी। तो पांडुकेश्वर के प्रथम दो दानपत्र, एक तो था कंडारा से प्राप्त दानपत्र जिसमें कार्तिकेयपुर नरेश ललितेश्वर देव का था। ठीक है, एक था कंडारा से प्राप्त दानपत्र जो कि कार्तिकेयपुर नरेश ललितेश्वर देव का था। किसका था? ललितेश्वर देव का था। एक दानपत्र जो था वो पट्टम देव का था और एक दानपत्र देशर देव का था और एक जो था वो सुभिक्षराज देव का था। हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाले लेक्चर में कि कत्यूरी राजवंश जो थे ये 3 परिवारों के 14 राजा हुआ करते थे, बसंत देव, निम्बर देव और सुभिक्षराज देव अंतिम देव था। तो जो ये हमारा पट्टम का देव है, एक दानपत्र देशर देव भी था जिसमें एक सुभिक्षराज देव का जो है इसमें बताया गया था। जोशीमठ और कत्यूर घाटी दोनों ही पुरावशेषों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र थे, मतलब कि यहाँ पे जो प्राचीन अवशेष थे यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में थे। कदाचित पहले राजधानी जो है, मतलब स्टार्टिंग में जो राजधानी थी यहाँ की वो जोशीमठ रही होगी, लेकिन बाद में राज्य का विस्तार जब हो गया था तो जोशीमठ को राजधानी के लिए अनुपयुक्त पाते हुए कत्यूर घाटी की ओर संक्रमित हुए होंगे और कत्यूरी वंश के नाम से ये लोग जाने गए होंगे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई कि पहले तो राजधानी जोशीमठ में थी, लेकिन जब राज्य का विस्तार हुआ होगा तो ये राजधानी जोशीमठ से फिर से इन्होंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी? तो ये राजधानी इन्होंने कत्यूरी क्षेत्र में ही
ट्रांसफ़र कर दी। जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। यानी कि वहाँ पर के जो आसपास के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव था, किंतु उसका नाम किसी भी अभिलेख या वंशावली में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। काबुल के कटोरमान वंश का अंतिम नरेश जो था वो भी कौन था? वासुदेव था। काबुल के कटोरमान का अंतिम नरेश वासुदेव था। एटकिंसन दोनों को वैसे एक ही मानते हैं, ठीक है। दोनों एटकिंसन के अनुसार ये जो दोनों वासुदेव एक ही थे। एटकिंसन ने क्या कहा कि ये जो दोनों हमारे जो दोनों ये राजा हैं वासुदेव, ये दोनों एक ही हैं। कौन? एक तो जो वहाँ के कत्यूर वंश के संस्थापक थे और दूसरे कौन? जो कटोरमान वंश के अंतिम नरेश थे। तो एटकिंसन ने कहा कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन उनकी बात कहाँ पे गलत होती है कि जब बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से विदित होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम बसंत देव था, ना कि वासुदेव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये त्रुटि जो है एटकिंसन की ये दूर हो जाती है, क्योंकि एक और हमें बागेश्वर से त्रिभुवन राज का शिलालेख मिला जिसमें कहा गया कि जो कत्यूरी वंश का संस्थापक था वो बसंत देव था, ना कि वासुदेव, ठीक है। कत्यूरी नरेश ललितशूर की राज्य विधि को ध्यान में रखते हुए यह अनुमानित है कि बसंत देव का राज्यकाल 633 से 645 ईस्वी तक किसी समय में भी आरंभ होता है, ठीक है। ललितशूर देव की जो राज्य विधि जिस तरह से थी उसको ध्यान में रखते हुए यह ऐसा सोचा गया कि जो बसंत देव का राज्यकाल था वो कितने 633 से 645 ईस्वी तक था। कार्तिकेयपुर के नरेशों के अब तक 8 अभिलेख हमें मिल चुके हैं। जो कार्तिकेयपुर नरेशों के मतलब 14 नरेश थे ना 3 परिवारों के, तो कार्तिकेयपुर के जितने नरेश थे उनके अब तक 8 अभिलेख हमें मिल चुके हैं। सभी अभिलेखों की लिपि जो है कुटिला है, जो 9वीं और 10वीं के मध्य मगध के पालवंशी नरेशों के अभिलेखों में कुछ तिब्बत से प्राप्त ताम्रपत्रों में हुई थी, ठीक है। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें थी हमें पहले ही तिब्बत से प्राप्त ताम्रपत्रों में मिल जाती है। कत्यूरी अभिलेख से विदित होता है कि एक ही राजवंश के 3 परिवारों ने कार्तिकेयपुर या उसके आसपास अपनी राजधानी स्थापित करके एक दूसरे के बाद शासन किया था। तो हमने ये पढ़ा था कि 3 परिवार के 14 नरेश बने थे। इन राज परिवारों ने और इन्होंने एक के बाद एक करके शासन किया था। तो ये जो राज परिवारों के संस्थापक बसंत देव, निम्बरदेव और सलोड़ादित्य थे। आलेखों की शब्दावली, अधिकारियों के नाम की सूची तथा अन्य प्रमाणों से ज्ञात होता है कि सलोड़ादित्य के परिवार ने निम्बरदेव के परिवार के बाद राज सिंहासन प्राप्त किया। यानी कि निम्बरदेव का पहले शासन हुआ, उसके बाद सलोड़ादित्य का शासन चला। ललितशूर के राज्यकाल के 21वें और 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो ललितशूर था देव था उसके राज्यकाल के हमें 21वें और 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, जिनसे क्या प्रमाणित होता है कि ललितशूर का राज्य आरंभ जो है 832 से 854 ईस्वी के बाद हुआ। यही नहीं, उनके ताम्रपत्रों से ये भी हमें सिद्ध होता है, जो ललितशूर देव का ताम्रपत्र था उससे ये भी सिद्ध होता है कि ललितशूर कत्यूरी वंश का सर्वाधिक प्रतापी तथा शौर्यवान नरेश था, ठीक है। तो जो ये ताम्रपत्र हमें मिला था ललितशूर देव का, इसके अकॉर्डिंग ललितशूर कत्यूर घटी का संस्थापक एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हमने ललितशूर के उसमें पढ़ लिया कि यहाँ पे इतना ही नहीं, मतलब ये जो ललितशूर था इसका जो राज्य आरंभ हुआ था ये 832 से 854 ईस्वी के बाद ही हुआ था। यही नहीं, उन ताम्रपत्रों में यह भी सिद्ध होता है कि ललितशूर जो था ये कत्यूरी वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शौर्यवान शासक था। यानी कि जो ललितशूर है कहाँ का राजा था? कत्यूरी वंश का। अभिलेखों में कत्यूरी नरेश की सतयुगी धर्म का अवतार, प्राचीन मर्यादाओं के रक्षक तथा अत्यधिक चरित्रवान बताया गया है। जो अभिलेख लिखे गए हैं उसमें जो है कत्यूरी नरेशों को सतयुगी धर्म अवतार, प्राचीन मर्यादाओं का रक्षक और अत्यधिक चरित्रवान जो है इनको बताया गया है। वे आदर्श जीवन बिताते थे एवं विद्या अनुरागी थे, ठीक है। आदर्श जीवन बताते थे और विद्या प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे। उनकी सभा में सुदूर स्थानों से विद्वान ब्राह्मण पधारते थे, ठीक है। उनकी जो सभा थी उसमें दूर दूर से विद्वान ब्राह्मण पधारते थे, जिन्हें बहुमूल्य उपहार, स्वर्ण आदि प्रदान कर सम्मानित किया जाता था। इसीलिए राजा को ईश्वर का अंश माना जाता था, जिसके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाते थे।
ठीक। तो अब यहाँ पे आए हम कि उस टाइम पे जो राजधानी हमने पढ़ा था ना कि जोशीमठ में थी, फिर बाद में जब ये चेंज होके पूरे कत्यूरी प्रदेश की हो गई थी। तो कत्यूरियों की जो राजधानी वर्तमान में जोशीमठ थी। जोशीमठ से आगे भारत तिब्बत सीमा तक जो है बहुत कम गांव हैं। यदि यहाँ पर तिब्बत का अधिकार होता तो कत्यूरी नरेशों की राज्य सीमा कम से कम भारत तिब्बत के मध्यवर्ती गिरिद्वारों वाली श्रेणी तक होती। प्राचीन जनश्रुति यानी कि प्राचीन काल के अकॉर्डिंग, प्राचीन समय में जो बातें कही गई उसके अनुसार जोशीमठ को राजधानी बनाकर शासन करने वाले कत्यूरी नरेशों का लक्ष्य, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पहले टाइम पे जो लोग वहाँ पे आसपास के लोग हैं उनके अनुसार जो है जोशीमठ को राजधानी बनाकर शासन करने वाले जो कत्यूरी नरेश थे उनका राज्य पश्चिम में सतलुज नदी से, ठीक है, जिन्होंने जोशीमठ को राजधानी बनाया था कत्यूरियों ने, उनका जो राज्य विस्तार था वो पश्चिम में सतलुज नदी के तट से लेकर दक्षिण के मैदान तक फैला हुआ था। वर्तमान संपूर्ण रुहेलखंड उनके शासन के अंतर्गत आता था। तो जो रुहेलखंड, उत्तर प्रदेश में जो रुहेलखंड वाला एरिया था वो भी जो है कत्यूरियों के अंतर्गत आता था, ऐसा इसमें कहा गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़े हैं कि हमने आज देखा कत्यूरी नरेशों के बारे में, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और उन्होंने मतलब क्या क्या उनके बारे में किस किस ताम्रपत्र से हमें मिलता है। तो पहले खस जाति के लोग आए थे, फिर शक जाति के, और फिर जाके कत्यूरी वंश के लोग आए थे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की ही भांति कत्यूरी नरेशों के निम्नांकित विभिन्न पदाधिकारी होते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की भांति कत्यूरी नरेशों के कौन कौन से पदाधिकारी, मतलब कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सभा में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पद निर्धारण किए थे ना, उसी तरह से यहाँ पे जो कत्यूरी नरेश थे इन्होंने भी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पद जो है रखे हुए थे। जैसे कि एक था प्रांतपाल। प्रांतपाल कौन होता था? जो सीमाओं का जागरूक प्रहरी, सीमाओं की सुरक्षा का भार लेता था, यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता था जो सीमाओं की सुरक्षा पर नज़र रखता था, इसको प्रांतपाल कहते थे, प्रांतों की रक्षा। घट्टपाल कौन होता था? जो गिरिद्वारों के रक्षक होते थे, उन्हें घट्टपाल कहते थे। वर्मपाल सीमावर्ती मार्गों से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखता था, वर्मपाल, ठीक है, जो सीमा के आर पार जाते थे उन पर निगाहें रखता था। गरपति नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा कर की वसूली तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की छानबीन करता था। जो नरपति होता था ना उस टाइम पे, तो नरपति का काम क्या था कि ये जो है नदी घाटों पर जितने भी लोग आ या जा रहे हैं नदी घाटों पर, उनका ब्यौरा रखना नरपति का काम था। कर की वसूली तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि की छानबीन भी जो है ये नरपति ही करता था। फिर नेक्स्ट है सेना। सेना की बात करें तो कत्यूरी वीरवाहिनी अपने शौर्य व सफलताओं के लिए जग प्रसिद्ध है। इसी के बल पर कत्यूरी नरेशों ने उत्तर व दक्षिण के आक्रांतकाओं को पराजित कर उत्तराखंड पर कई वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। सेना जो है 4 भागों में विभाजित हो गई थी, पदातिक, अश्वारोही, गजारोही और उष्ट्रारोही। तो जो सेना थी वो कितने भागों में विभाजित थी? पदातिक, अश्वारोही, गजारोही, उष्ट्रारोही। पदातिक का मतलब यहाँ पे था पैदल चलने वाली सेना, अश्वारोही मतलब घोड़े वाली सेना, गजारोही मतलब हाथी वाली सेना और उष्ट्रारोही ऊँट वाली सेना। 3 आरोही सेनाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी जो था वो हतश्या सर्वोच्च बलाधिकृत हुआ करता था, यह इस नाम का कहलाता था। सैन्य जो संचालन होता था सेना का वो किसके द्वारा होता था? राजा के द्वारा होता था। नेक्स्ट है पुलिस व्यवस्था। प्रजा के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस विभाग भी था, ठीक है। तो पुलिस विभाग क्यों होता है? सिविल सेवा के लिए जो है पुलिस विभाग होता है, तो उस टाइम पे भी पुलिस विभाग हुआ करता था। इस विभाग के अंतर्गत जो है अनेक अधिकारियों के नाम कत्यूरी ताम्रलेखों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर है दांडिक व खंडिक, ठीक है। दांडिक और खंडिक जो है ये संभवतः दंड और खंडकारी सिपाही थे। जो दांडिक और खंडिक थे ये जो है सिपाही हुआ करते थे। एक दंड देता था और जनता की संपत्ति की सुरक्षा पर ये लोग ध्यान रखते थे कि जनता को क्या चाहिए और किस समय पे चाहिए। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो दोषापराधिक कहलाता था। जो अपराधियों को पकड़ता था वो क्या कहलाता था? दोषापराधिक कहलाता था। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुस्साध्य साधनिक था, जो षड्यंत्रों का उन्मूलन करता था, ठीक है। जो विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था वो दुस्साध्य साधनिक था, ये जो कि क्या करता था? षड्यंत्रों का
उन्मूलन करता था। दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी थे। दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक और पुलिस विभाग के जो थे बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे। जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको इस नामों से बुलाते थे, ठीक है। चोर डाकियों को पकड़ने वाला महकमा जो था उसको चोरोद्वरणी कहते थे। ताम्रपत्र में लिखे साक्ष्य इस तथ्य को उजागर करते हैं कि प्रजा को उत्पीड़न करने वाले तत्वों का कठोरता से दमन किया जाता था, ठीक है। जागेश्वर और गोपेश्वर के शिलालेखों से ज्ञात होता है, गोपेश्वर का शिलालेख चमोली में है और जागेश्वर कहाँ है, ये अल्मोड़ा में है। तो इन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि कत्यूरी नरेश प्रजा की संपत्ति, जीवन एवं सम्मान की सुरक्षा को अपना सर्वोपरि कर्तव्य मानते थे। कत्यूरी शासनकाल में शांति, सुव्यवस्था एवं सुरक्षा व्याप्त थी। इस तथ्य की पुष्टि जो है समसामयिक भारत के विभिन्न स्थलों से आए तीर्थयात्रियों से भी होती है। मतलब जो लोग उस टाइम पे यहाँ आए होंगे उन लोगों के भी हम मुँह से ये सब चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। ठीक है, जिनकी उत्तराखंड के तीर्थों की यात्राएं सदैव ही निष्कंटक तथा निर्विघ्न ही पूर्ण होती थी। मार्गों में यात्रियों की सुविधा के लिए पाठशालाओं की स्थापना एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगाए जाते थे, यानी कि पानी पीने वाले बर्तन जो है वो लगाए जाते थे, ठीक है। तो हमारा इतना हो चुका है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में हमारा एक दिन का और बचा है, उसके बाद जो है हम फाइनली इस बोरिंग चैप्टर से आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे उसमें चंद्रवंश में, ठीक है। तो चंद राज्य जो है चंद्रवंश के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट तो है ही है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर चल रहा है पहला चैप्टर, इसमें हम समरी के रूप में पूरा सब कुछ जान रहे हैं उत्तराखंड के प्राचीन बारे में। तो थोड़ी सी ये वाली सीरीज़ बोरिंग है, लेकिन इसके बाद जो चंद्रवंश वाली जो सीरीज़ आएगी वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट भी होगी और उसमें जो क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। उनको आप नोट कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।